हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस करी थी पर, ठीक है, कि हम पूरी सीरीज से चलेंगे, ठीक है। किस तरह से पूरा जो हमारा पाई चार्ट रहेगा, किस तरह से हमारा पूरा डायग्राम रहेगा, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, वो हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनियन टेरेटरी के बारे में, कि यूनियन टेरेटरी किस तरीके से काम करती है और क्या क्या उसके अंदर एक्ट्स होते हैं, और कौन कौन से जम्मू कश्मीर में या फिर दिल्ली में किस तरीके से यूनियन टेरेटरीज काम करती हैं, किस तरह से वो एक हमारा अभिन्न अंग है, ठीक है, इंडिया का। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यार वीडियो बने रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार यूनियन टेरेटरी होती क्या है, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि यूनियन टेरेटरी मतलब क्या। यूटीज़ को हम अलग से दर्जा क्यों देते हैं, क्यों नहीं हम यूटीज़ को हम स्टेट बुला लेते हैं, बोल लेते हैं, ऐसा क्यों। तो यार जो यूटीज़ का जो एक भविष्य है ना, ठीक है, तो देखो पहले तो आर्टिकल नंबर 1 के अंदर, ठीक है, जो यूनियन टेरेटरी है वो कवर होती है। एग्ज़ाम में आता है कि कौन से आर्टिकल में कवर होती है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 1 के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, अ, जो टेरेटरी एक्वायर करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, किसी भी समय पे गोवा को, फॉर एग्जांपल के लिए गोवा को 1961 में किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी टेरेटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर करी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए गोवा हो गया या पुडुचेरी हो गया, ठीक है, या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। तो ये सब जो टेरेटरीज हैं ये लेट में हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें इंडिपेंडेंस कब मिल गई थी, 1956 के अंदर मिल गई थी। ज़्यादातर जो स्टेट थे 1956 तक आज़ाद हो गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे गोवा है वो हमको कब मिला, 1961 में मिला, ठीक है। तो बहुत सारी जो स्टेट्स हैं जो हमारे, तो वो बहुत लेट में मिले थे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने उनको यूनियन टेरेटरी के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो यूनियन टेरेटरी होती क्या है, तो यूनियन टेरेटरी आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकोगनाइज एंटिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकोगनाइज एंटिटीज़ हैं जिसको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, रिकोगनाइज करता है। दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर, ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल में, तभी इनको हम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरेटरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किसके अंदर है, जो हमारी टेरेटरी उसके अंदर है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरेटरी बोले, क्योंकि सेंटर के जो सेंटर है हमारे उसके अंदर आता है, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है, जो हिस्ट्री है यूनियन टेरेटरीज़ की वो कितनी पुरानी है और कब से शुरू होती है, ठीक है। तो यार 1847 के अंदर, ठीक है, सर्टेन एरिया वर कंस्टिट्यूटेड एज अ शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बाय ब्रिटिश विच बिकम चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय अ चीफ कमिश्नर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बाय द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो 1857 1874 के समय, ठीक है, एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश ने बनाया था, ठीक है, जिसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाए थे, ठीक है। उसका जो हेड था, उसको हेड कौन करता था, चीफ कमिश्नर उसको हेड करता था, और इसने क्या बनाए थे, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाए थे, ठीक है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू किसको, ये किसको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस समय, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। तो 1874 के टाइम की बात है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद इन सबको, ठीक है, 4 पार्ट्स में हमने बांट दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है। ये स्टेट क्रिएट बना दिए गए, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द प्रोविंस थे अंडर पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर आर अर्स्ट वाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। वो पार्ट सी और डी के अंदर वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे पहले के समय की तरह, ठीक है। दे वर लेटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। अब क्या हुआ, जब हमारा 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 का, जिसको हम और जो हमारा स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट था 1956 का एज यूनियन टेरेटरी, ठीक है। तो हमने उसको क्या बोलना शुरू कर दिया, हमने कहा कि ये हमारी यूनियन टेरेटरीज हैं, ठीक है। अब 1956 के अंदर क्या होता है कि देयर आर 6 यूनियन टेरेटरीज। उस समय हमारे पास सिर्फ 6 यूनियन टेरेटरीज थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, उसको हम उस समय लक्षद्वीप को हम लक्काद्वीप बोलते थे, ठीक है, और मिनिकॉय और एमनी आइलैंड, ठीक है। तो इसको भी हम जैसे मिनिकॉय, और पहले इसको हम क्या बोलते थे, अमनी आइलैंड बोलते थे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा हिस्ट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आज प्रेजेंट में क्या स्थिति है, ठीक है। तो आज प्रेजेंट में हमारे पास कितनी यूनियन टेरेटरीज हैं, 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, ठीक है। अब
हमने इनको अभी भी क्यों यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दे रखा है, क्यों हमने इसको चेंज नहीं करा कि इनके स्टेटस में, क्यों हमने अभी भी कह रखा है कि इसको यूनियन टेरिटरीज़ ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते। तो पहला तो यार सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अंडमान और जो निकोबार आइलैंड है, आपको पता है कि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे हम कहाँ पर आते हैं, इंडियन ओशन में। अगर आपको पता है तो वो एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में है, ठीक है। वहाँ से सीधे आप काउंटर कर सकते हो चाइना को वहाँ से, ठीक है। चाइना को, जैसे चाइना अपने बहुत सारे क्या बना रहा है, बहुत सारे अपने बंदरगाह बना रहे हैं, ठीक है, कहाँ, म्यांमार में और थाईलैंड में, ठीक है, ताकि घेर सकें इंडिया को, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वहाँ पर आपके पास अगर बेस है, ठीक है, तो आप काउंटर कर सकते हो चाइना का जो भी कोई भी स्टाफ होगा, ठीक है। और लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ पर आता है, लक्षद्वीप भी हमारे इंडियन ओशन के रीजन में आता है, ठीक है। देन आता है फिर आपका कल्चरल डिस्टिंग्विशनेस, ठीक है। तो यहाँ कल्चर ही बहुत अलग है। फॉर एग्जांपल के दादरा नगर हवेली में जो रूलर्स थे जिनने रूल किया था, तो वहाँ पर वो कल्चर अभी भी बहुत मौजूद है, ठीक है। दमन एंड दीव का हो गया, पुंडुचेरी का हो गया। पुंडुचेरी में अभी जो फ्रेंच कल्चर है, वहाँ के जो फ्रेंच जो नागरिक हैं, ठीक है, वहाँ से अभी भी आते हैं फ्रेंच से पुंडुचेरी, क्योंकि वहाँ पर उनके रिलेटिव्स अभी भी रहते हैं, ठीक है। लद्दाख का जो बहुत कल्चर है, बहुत ही डिस्टिंक्ट कल्चर है, ठीक है। वहाँ पर जो तिब्बत का जो लोग हैं, वहाँ पर उनका आना जाना होता है, और अभी भी बहुत सारे जो कल्चर तिब्बत के जो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। दलाई लामा भी लद्दाख में बहुत सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो रहते हैं। तो कल्चर भी बहुत मेन वहाँ पर एक इम्पोर्टेंस रखता है। तीसरा है कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल के लिए जो चंडीगढ़ है, अब वहाँ पर क्या, चंडीगढ़ कैपिटल पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अब दोनों की अगर कैपिटल एक सेम है, ठीक है, तो वहाँ पर अब आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव करना है तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वहाँ पर एक बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर अब आपने अगर चंडीगढ़ बोल दिया कि पंजाब का है, तो हरियाणा का क्या होगा, तो हरियाणा वालों को भी चाहिए, पंजाब वालों को भी चाहिए। तो उसको हमने कह दिया कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, दोनों आके यहाँ पर अपना क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिल्ली है, अब दिल्ली को अगर हम यूटी नहीं बनाएंगे, स्टेट बना दिया, ठीक है, तो वहाँ पर तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर सब कुछ हमारा, मतलब हमारी कैपिटल है इंडिया की, ठीक है। तो वो अगर आपने यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया तो फिर क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपको आपके जो भी जो मेन जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो और जो इंटरनेशनल जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेडक्वार्टर हैं, सब वहाँ पर दिल्ली में है, ठीक है। अगर आपने उसको स्टेट ही रहने दिया, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत होगी एडमिनिस्ट्रेट, मतलब वहाँ पर रूल करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में, ठीक है। तो इस वजह से भी हमने उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे रखा है, ठीक है। अब नोट करने वाली बात क्या है, दिल्ली इज़ कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरी विथ इट्स ओन असेंबली, ठीक है। अब देखो उसमें नोट करने वाली बात है कि इसकी खुद की असेंबली है, वो यूनियन टेरिटरी तो है। देखो फॉर एग्जांपल के लिए जो दमन एंड दीव है, या फिर दादरा नगर हवेली है, या फिर पुंडुचेरी है, ठीक है, इनकी खुद की असेंबली नहीं है, ठीक है। अगर आपका होगा कि इनकी खुद की असेंबलीज़ हैं, तो इनकी खुद की असेंबलीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली कैपिटल, इसकी खुद की असेंबली भी है, ठीक है। फिर भी ये कंट्रोल है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लैंड है, पुलिस है और जो पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको संभालेगी। और वो हर कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। अगर आप देखो ये जो ट्रेंड है वो कहाँ कहाँ चलता है, तो हर कंट्रीज़ में ये ट्रेंड चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जो वाशिंगटन डीसी है, जो कैपिटल है यूएसए की, ठीक है, वो एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर कुछ भी दंगे होते हैं तो उसको जो पुलिस कंट्रोल करेगी वो किसके अंदर आती है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। लैंड है वो सब किसके अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये भी आपको समझना है, ठीक है। अब जो स्टेट ऑफ जो मणिपुर है और जो त्रिपुरा है, ठीक है, हैड बीन मेड यूनियन टेरिटरी, इसको हमने क्यों बनाया, ड्यू टू द रीज़न ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड बाय द पीपल रिसाइडिंग इन दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ की जो लोग की डिमांड थी, कि कहाँ की, मणिपुर की और त्रिपुरा की, ये स्पेशल डिमांड थी कि हम को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये उस समय बहुत पिछड़े थे, उस समय के परस्पेक्ट में, ठीक है। तो इनको स्पेशल एक कह सकते हैं हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट से डायरेक्ट सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन पे काम कर सके। तो तभी हमने इनको यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और प्रोविंस क्या है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ को लेके, तो
आर्टिकल 239 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर टू एक्ट एज अ हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आर्टिकल 239 के अंदर जो भी प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ताकि एक्ट कर सके एज अ हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम में ये पूछेगा नहीं पूछेगा कि त्रिपुरा और जो मणिपुर था वो पहले यूटीज था नहीं था, रेयर हो सकता है, ये बहुत पूछ ले। बट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आएगा कि जो आर्टिकल 239 है, अगर आप, ठीक है, आप देख लेना, अगर प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आ रखा होगा तो ये क्वेश्चन पक्के आते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल बोलता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क्स कर लेना कि आर्टिकल जो 239 है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और बहुत नए नए ऑप्शन देगा। तो पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब गवर्नर, टू एक्ट एज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। गवर्नर हम स्टेट बोलते हैं बेसिकली, और ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो बात एक ही है, काम वही कर रहा है, लेकिन बस नाम अलग है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पोजीशन है, जैसे गवर्नर होता है, हमने लिखा भी यहाँ पर गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, वैसे ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, ठीक है। He or she do not have discretion accords to the governor, Article 263, ठीक है। In case of doubt, the administrator shall consult the president whose decision is final, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई डिसीजन लिया और वहाँ केस फंसता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नर ने कुछ कहा और प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट ने कुछ और कहा, तो प्रेसिडेंट की बात सुनी जाएगी, गवर्नर की बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ नेबरिंग स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है गवर्नर को किसी भी नेबरिंग स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर उस यूनियन टेरिटरी के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो अंडमान एंड निकोबार, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का कोई गवर्नर है, ठीक है, तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं किसका, अंडमान एंड निकोबार का क्या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा जा सकता है, ठीक है। तो ये पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है इज़ एदर कॉल्ड अ लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इन डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। अब अगर एग्ज़ाम में आता है कि बताओ लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना जाता है यूनियन टेरिटरी के अंदर, या फिर वो बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या चुना जाता है, तो हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर एक ही वर्ड है, बस अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अंदर वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज मत करना, अगर वो बोलता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर एक ही है, वो अलग अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। अब जो आर्टिकल 240 है, ठीक है, आर्टिकल 240 क्या बोलता है, देखो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ आपको स्टार मार्क कर लेना, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है कि अंडर आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो आर्टिकल 240 के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके पावर है कि वो रेगुलेशन बना सकता है पीस और गुड गवर्नेंस, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के उसमें, लक्षद्वीप के उसमें, दादरा एंड नगर हवेली के उसमें, और दमन एंड दीव के और पुडुचेरी के उसमें, ठीक है। तो ये आपको जो पॉइंट है क्लियर होना चाहिए। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है, ठीक है, सेंट्रल इज़ अ नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है, वो एक नोडल मिनिस्ट्री है फॉर ऑल मैटर, ठीक, सारे मैटर्स के लिए जो भी रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन, फाइनेंस एंड बजट, सर्विस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो इसमें देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, वो एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि ये एक सुप्रीम पावर है इसके पास किस रिस्पेक्ट में, ऑल मैटर रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि लेजिस्लेशन हो गया, होम अफेयर उसमें रूल करेगा, ठीक है, होम अफेयर का इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज होगी, ठीक है, जो इसने डिसीजन ले रखा है उसकी वेटेज होगी। फाइनेंस में जो डिसीजन लेगा होम अफेयर, बजट में जो भी डिसीजन लेगा, या सर्विसेज में या अपॉइंटमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर के, ठीक है, वो कौन करेगा, वो होम अफेयर करेगा। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, ऑल द यूनियन टेरिटरीज विदाउट अ लेजिस्लेचर हैव फोरम ऑफ यूनियन मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी टू डिस्कस जनरल इशू रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि जो ऑल द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, बिना लेजिस्लेचर के, फॉर एग्जांपल वहाँ लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, कहाँ पर नहीं है, जैसे अंडमान एंड निकोबार के अंदर नहीं है, लक्षद्वीप के अंदर नहीं है, दादरा नगर हवेली के अंदर नहीं है,
DUN पुडुचेरी के अंदर उसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली में नहीं होगा, जहाँ जहाँ नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर हैव फोरम ऑफ होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, वहाँ पर होम मिनिस्टर की एडवाइजरी कमेटी होगी HMAS, ताकि वहाँ पर डिस्कस कर सकें जनरल इश्यूज़ जो भी रिलेटेड हैं सोशल या फिर इकनॉमी डेवलपमेंट के रिलेटेड, ठीक है, वो सब डिस्कस किए जाएंगे। अब ऑन द फोरम बिसाइड द एडमिनिस्ट्रेटर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, मेंबर फ्रॉम द लोकल इलेक्टिव बॉडी आर नॉमिनेटेड एज अ मेंबर, ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है कि जो फॉर्म हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है एंड जो मेंबर है किसी पार्लियामेंट का, जो MP है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जो यूनियन टेरिटरी से है, ठीक है, वो मेंबर होंगे किसके, लोकल इलेक्टेड बॉडी जो भी नॉमिनेट करेंगे एज अ मेंबर, ठीक है। मीटिंग होगी जो HMAS की, ठीक है, होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होगी वो चेयर कौन करेगा, यूनियन होम मिनिस्टर करेगा। और इन अगर वो एब्सेंट है, ठीक है, तो उसकी एब्सेंस में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की मिनिस्टर है जो भी स्टेट का इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। तो या तो यूनियन जो होम मिनिस्टर है वो मीटिंग को चेयर करेगा, या उसके एब्सेंस में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर में वो चेयर करेगा, ठीक है। अब जो आर्टिकल है 241 वो स्टेट करता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ कंस्टिट्यूट अ हाई कोर्ट ऑफ अ यूनियन टेरिटरी और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी टेरिटरी टू बी हाई कोर्ट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि या तो जो पार्लियामेंट है वो उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक कोई हाई कोर्ट बनाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं बना सकता है तो बेसिकली वो क्या क्या करेगा, कोई और स्टेट में अगर हाई कोर्ट है, ठीक है, अगर हाई कोर्ट है तो उसको क्या बोल देगा, उसको उस स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो कहेगा कि यहाँ पर इस यूनियन टेरिटरी के जो काम हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम लें, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो वो कहाँ जा सकता है, जैसे ये देखो दादरा नगर हवेली कहाँ जा सकती है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जा सकती है, उसको अपना हाई कोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो यहाँ भी दादरा नगर हवेली के अंदर हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन किसके रिक्वेस्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के रिक्वेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के पास पावर है ना कि किसी और के पास, ठीक है। अब जो चंडीगढ़ है, ठीक है, वहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो पंजाब का और हरियाणा का, ठीक है। अगर चंडीगढ़ जो मैटर है वो कहाँ जाएगा, पंजाब के या हरियाणा के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर चले जाएगा। ये आपको कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे अंडमान एंड निकोबार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो हाई कोर्ट कहाँ पर है, उसका आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर का पता होना चाहिए आपको, ये कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, तो लद्दाख वाले भी जम्मू कश्मीर में जाएंगे। पुडुचेरी कहाँ पर है, पुडुचेरी का आपका मद्रास के अंदर आता है। लक्षद्वीप का आपका आता है केरला हाई कोर्ट के अंदर। NCT ऑफ दिल्ली का दिल्ली के अंदर ही आता है। दमन एंड दीव का बॉम्बे के अंदर आता है। दादरा नगर हवेली का बॉम्बे के अंदर आता है, दोनों का बॉम्बे के अंदर आता है, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट का। अब जो यूनियन टेरिटरीज हैं पुडुचेरी की, ठीक है, जैसे पुडुचेरी वो डिस्ट्रिक्ट है वो निकली हुआ आता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये देखो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर पुडुचेरी है हमारा, ये पूरा स्टेट हमारा कौन सा है, तमिलनाडु है। ये हमारा केरला है, ठीक है। तो केरला के अंदर जो माही है, ठीक है, वो केरला के अंदर आता है। और जो यमन है, यमन जो डिस्ट्रिक्ट है वो इनक्लेव है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये देखो यमन, ये एरिया कौन सा है, आंध्र प्रदेश का एरिया है। और कैरिकल ये भी तमिलनाडु के अंदर इनक्लेव आता है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है पुडुचेरी का कुड नॉट इंटरफेयर विद द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा पुडुचेरी का, ठीक है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है। व्हेन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज इन प्लेस दैट अमाउंट इज अ रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब जैसे पुडुचेरी है, ठीक है, जो पुडुचेरी है वो केरला वो तमिलनाडु के अंदर आता है, ठीक है, कोई अलग से वो तो है नहीं, प्लेस है नहीं, उसी के अंदर आता है। तो अब ये इंश्योर किया जाता है कि जो डे टू डे जो वर्क है, ठीक है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल वहाँ कुछ वर्क चल रहा है, कुछ भी जो प्रोसेस चल रही है वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। व्हेन अ इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज इन प्लेस दैट अमाउंट टू रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है।
तो वो पहले गवर्नमेंट की तरफ काम करेगा, ठीक है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करेगा डे टू डे वर्क में, ठीक है। अब restriction have not been imposed explicitly for limiting power of legislative assembly in case of Puducherry under article 239A as done with दिल्ली, ठीक है। तो जैसे कि दिल्ली के अंदर क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो उसमें क्या कर रखा है, दिल्ली की जो पावर है वो कम कर रखा है। जो फॉर एग्जांपल के लिए लैंड की परचेजिंग पावर है या फिर जो पुलिस पावर है, ठीक है, वो सब किसको दे रखी है, वो सब दे रखी है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है पुडुचेरी के अंदर। यहाँ पर क्या है कि जो जो यूनियन टेरिटरी है उसके पास ये पावर है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 239A के अंदर, ठीक है। द असेंबली कैन मेक लॉ ऑन ऑल मैटर, सारे मैटर पे वो लॉ बना सकते हैं। मेंशन इन द स्टेट जो भी स्टेट लिस्ट में जो मेंशन कर रखे हैं, एंड द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, और जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर मैं मेंशन कर रखे हैं, एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, तो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के और सब पे वो लॉ बना सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 का वो स्टेट ये करता है, दे शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ईच यूनियन टेरिटरी, ठीक है। हर स्टेट वहाँ पर हर स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा हर यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, ठीक है, यूटीज़ के अंदर, ताकि एड कर सके, एडवाइस कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। हु शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन ओनली इन सो फार एज अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क कंसर्न, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो वहाँ पर स्पेशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा उसके बारे में, ठीक है। It is expected that the administrator and the council of minister should leave the political differences as a part of facilitate the smooth functioning of government, ठीक है। तो ये एक हम बात मान के चल रहे हैं कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर रहा है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कर रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो चुन के आई है गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो एक साथ में काम कर सकें, ठीक है, वो एक पॉजिटिव तरीके से काम कर सकें, ना कि नेगेटिव तरीके से। तो वो जितना हो सके पॉजिटिव तरीके से काम कर सकें, वो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को एम्फसाइज करता है, ठीक है। अब हमारा जो दिल्ली का जो एनसीटी है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो आर्टिकल किसके अंदर आता है, 239AA के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 239AA है वो दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेशन करने के विथ रिस्पेक्ट में काम आता है, ठीक है। तो दिस प्रोविजन वाज इंसर्टेड थ्रू 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर कि जो प्रोविजंस हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर घुसाए गए हैं, ठीक है। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने इसको इंसर्ट किया गया है। जो आर्टिकल है वो प्रोवाइड करता है इलेक्टेड लेजिस्लेचर फॉर 70 मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर 70 जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है। अब द असेंबली कैन मेक लॉ ऑन ऑल मैटर, तो जो दिल्ली की जो असेंबली है वो सब मैटर पे बना सकती है जो भी स्टेट लिस्ट में जो दे रखे हैं एंड द कॉन्करेंट लिस्ट के उसमें, लेकिन लैंड को, पुलिस को और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के और सब में ये अपना कानून बना सकती है। तो ये बहुत पॉइंट टू भी इंपॉर्टेंट जो नोटेड है कि लैंड को छोड़ के, पुलिस को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के वो हर एक मैटर पे अपना कानून बना सकती है, ठीक है। अब देयर एग्जिस्ट टू आउटस्टैंडिंग इशू रिलेटेड टू एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो वहाँ पर दो जो मेन इशू चल रहे हैं वो पहला तो है कि एक्सक्लूजन ऑफ लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर लीव दिल्ली गवर्नमेंट एट द मर्सी ऑफ यूनियन। तो होता क्या है कि यार अगर लैंड छोड़ दी जाए, पुलिस छोड़ दी जाए, पब्लिक ऑर्डर छोड़ दी जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए दंगे हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दंगे हो रहे हैं दिल्ली में। अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो दंगों को कंट्रोल कर सकें। वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तभी वो कुछ कर सकती है, नहीं तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बुरा है, ठीक है, उस केस में। दूसरा ये कि जो लैंड है उसकी जो फॉर एग्जांपल कोई लैंड इंक्रोचमेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वहाँ पर भी एक्शन नहीं ले सकती है, या कैसे इसको असाइन करना है वो भी नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर द मैटर इज़ रिफर्ड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भेदभाव होता है, मान लो लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी इंटरफेयर कर रहा है चीफ मिनिस्टर के डिसीजन में, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। लेकिन वो प्रेसिडेंट इंटरफेयर करता है वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष लेता है, तो वहाँ पर भी एक दिक्कत होती है, ठीक है, इन चीज़ों में। हाउएवर इफ़ द मैटर रिक्वायर इमीडिएट एक्शन देन द लेफ्टिनेंट गवर्नर
कैन टेक वट एक्शन ही डीम नेसेसरी, ठीक है। तो मान लो फॉर कोई इसमें अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा है तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होती है कि वहाँ पर वो डिसीजन ले सके। तो कह सकते हैं कि पावर बांट दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के उसमें और स्टेट गवर्नर के उसमें, ठीक है। अब लेकिन इसके उसमें बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका होगा कि नहीं नहीं पूरा तो हटा देना चाहिए, इसको यूनियन टेरिटरीज से हटा के मतलब जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो हटा देनी चाहिए, उसमें पूरा स्टेट गवर्नमेंट का पावर ले आनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही बुरा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पर वो एज अ कैपिटल है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कोई और यूनियन टेरिटरी तो वहाँ पर एक पल के लिए हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर करना बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें बैलेंस कर बना के चलना है, ठीक है। बेसिकली हमें एक बैलेंस बना के चलना है ताकि हम एक फाइन बैलेंस बना सकें, ठीक है, दोनों चीज़ में, ठीक है। ऑन द मैटर pertaining to administrative control over Delhi, the High Court of Delhi has given a judgment about that the Lieutenant Governor and not the Chief Minister administrator head of the government of Delhi, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट में जो मैटर गया था, ठीक है, उसमें जजमेंट में यह आया था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, वो ना कि जो चीफ मिनिस्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का। एन अपील हैज़ बीन मेड, मैटर इज सबस्टैंड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ये मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हेड कौन रहेगा, ठीक है। तो इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर अदरवाइज इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये है that situation that arises in which administration of the national capital territory cannot be carried on accordance with the provisions of 239A or any law made provisions of that article, ठीक है। तो if the president on receipt of a report from lieutenant governor otherwise is satisfied, तो यही है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास लास्ट में उसके पास पावर है कि वो देख सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, इस मैटर में। तो कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक जो लीडर है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, एंड उसके पास काफ़ी पावर है। तो ये चीज़ आपको पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इज नेसेसरी और एक्सपीडेंट सो टू डू, ठीक है। द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर ऑफ सब्सेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239AA, ठीक है, एंड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NCT, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर उसको लगता है कि बहुत ही सिचुएशन वहाँ ख़राब हो चुकी है एंड जो स्टेट जो भी यहाँ की जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की वो उसकी बात नहीं सुन रही है, ठीक है, तो वहाँ उस केस पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या वो देखता है कि जो मशीनरी जो वहाँ पर जो ऑपरेशन है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, फंक्शंस वहाँ पर सही से नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में वो सिंपली प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है और अपने हाथ में चीज़ें ले सकता है, ठीक है। तो ये पावर उसके पास होती है। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से हमारी जो चीज़ें वो चलती हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा यूनियन टेरिटरी के अंदर आ चुका है। पहले ये हमारा पूरा स्टेट था, लेकिन 2019 में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी उसकी वजह से बहुत कुछ बदल चुका है, आप सबको पता होगा। तो होता क्या है कि अब देखो 5 अगस्त 2019 के समय में, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 के अंदर उन्हें उस पावर को जो आर्टिकल 370 के उसमें जो पावर मिली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है इशू द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर इन ऑर्डर 2019, ठीक है। विद दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ड्रामेटिकली ऑल्टर द रिलेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इंडियन यूनियन, ठीक है। तो उनने जो पहले जो बहुत सारी जो सुविधाएं दी गई थी, ठीक है, पहले क्या था, देखो बैकग्राउंड, अगर हम बैकग्राउंड चेक देखते हैं, बैकग्राउंड चेक में क्या था कि अक्टूबर 1749 के उसमें, ठीक है, जब जम्मू कश्मीर को विलय किया गया था किस में के अंदर, इंडियन स्टेट के अंदर, इंडियन के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो वहाँ पर क्या क्या कहा गया था, उसमें हमने कहा गया था कि आर्टिकल 370 की मांग की गई थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एज अ टेम्प्रेरी प्रोविजंस विथ एक्सेम्प्टेड जम्मू कश्मीर परमिटिंग इट टू ड्राफ्ट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आज़ादी थी, एंड रिस्ट्रिक्टिंग द इंडियन पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर इन द स्टेट। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी स्टेट लेजिस्लेशन में कुछ भी बनाया है उनने, ठीक है, कोई भी उनने कानून बना रखा है या फिर कुछ भी बना रखा है, तो वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट है, इंडियन की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वहाँ पर जो भी कानून बनाया
उनके पास पावर है कि जो उस पार्लियामेंट में जो कानून बनाया उसको वो लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक वो ना चाहें तब तक वो उसको लागू ना नहीं करने की उनके पास पावर है, ठीक है। तो ये पावर थी उनके पास आर्टिकल 370 के अंदर, ठीक है। और क्या था आर्टिकल 370 के अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज एम्पावर्ड टू रिकमेंड विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड अप्लाई टू स्टेट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर पहले असफा भी नहीं लगा सकते मतलब, ठीक है। और ये भी था कि वहाँ पर कौन आर्टिकल लगने चाहिए इंडिया के, ठीक है। तो वो भी वो कंट्रोल करते थे। तो उनके पास एक किस्म से कह सकते हैं कि उनका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चलता था, ठीक है। इंडिया के अंदर ये उनका एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 345A के अंदर क्या था, जो एम्पावर्ड था जम्मू कश्मीर, ठीक है, लेजिस्लेचर, ताकि वो डिफाइन कर सके जो परमानेंट रेजिडेंट है इसकी उन स्टेट के एंड दे स्पेशल राइट एंड उनकी जो प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। तो उनके पास ये पावर थी कि जो वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, कौन है परमानेंट रेजिडेंट, उनको वो क्लासीफाई कर सकता था। अगर आपने कश्मीर फाइल देखी होगी तो वहाँ पर यही बात की गई थी कि वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे उनको हटा दिया गया था, और वहाँ पर जो परमानेंट रेजिडेंट कौन है वहाँ के, ठीक है, उसको ने रीडिफाइन कर दिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चीज़ें थी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आता है 2019 का, ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है हैज़ बीन रीऑर्गेनाइज्ड इनटू, तो उसको दो पार्ट्स में बांट दिया। पहले तो लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, ठीक है, लेकिन उसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया लद्दाख को। एंड जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसको लेजिस्लेचर दे दिया, लेजिस्लेचर के साथ उसको यूनियन टेरिटरी बना दी। लद्दाख को बिना किसी लेजिस्लेचर के साथ एक यूनियन टेरिटरी बना दी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहेगा, यहाँ लेजिस्लेचर भी चलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेटर बाय प्रेसिडेंट, जैसे हम जानते हैं, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट उसका हेड है। एंड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नोन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ठीक है, तो उसके द्वारा वहाँ पर चीज़ें वो चलेंगी, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर वो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली विल बी 107 सीट्स होंगी। आउट ऑफ दीज 24 सीट विल रिमेन वैकेंट, वो 24 सीट खाली रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो POK रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ठीक है, जब उसको हम अंदर ले लेंगे तो वहाँ पर जो 24 सीट्स हैं वहाँ से जो मेंबर्स हैं वहाँ से चुने जाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले से ही अरेंजमेंट कर रखी है कि कल के दिन अगर हमने POK ऑक्यूपाई किया तो हम वहाँ पर सीट बना के रखेंगे, ठीक है। तो POK तो ऑक्यूपाई होना ही है, ठीक है, आज नहीं तो कल जो POK है वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। बट ये है कि कब आएगा वो अब देखना है, ठीक है, वो इंडिया के हाथ में। अब सीट विल बी रिजर्व इन द असेंबली, ठीक है, फॉर द SC एंड ST इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो सीट्स हैं वो रिज़र्व करके असेंबली में SC ST में जिस प्रपोर्शन में जो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, जिस पॉपुलेशन में वहाँ के लोग हैं उस तरीके से। इन एडिशन द LG में नॉमिनेट 2 मेंबर, ठीक है, तो LG 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन, ठीक है, इफ़ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अगर उसे लगता है कि यहाँ पर वुमेंस को एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर वो अलग से रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, ठीक है। द असेंबली विल हैव टर्म ऑफ 5 ईयर, तो वहाँ 5 साल का टर्म है। एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट समन द असेंबली एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मस्ट समन करेगा असेंबली को 6 महीने में एक बार तो करेगा ही करेगा, ठीक है। और उसका 5 साल का टर्म है, ये पे आपको पता होना चाहिए। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मे मेक लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर related to any matter specified in the state list of the constitution except police and public order, तो पब्लिक और पुलिस all controlled by center, ठीक है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वहाँ पर वो क्या हाल है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द असेंबली, ठीक है। तो 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। द काउंसिल्स विल aid and advise the lieutenant governor on matter that the assembly has power to make law, ठीक है। The chief minister will communicate all decision of the council to lieutenant governor, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो सारे जो डिसीजन है वो कम्युनिकेट करेगा काउंसिल्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है, ये उसका काम है। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या काम है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी एबॉलिश्ड अपॉन द रेजोल्यूशन ऑल बिल पेंडिंग टू द काउंसिल विल कोलैप्स, ठीक है। तो जैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश की जाएगी, सारे जो रेजोल्यूशन है और जो बिल्स हैं वो पेंडिंग है जो भी काउंसिल में, वो लैप्स कर जाएंगे, ठीक है, वो हट जाएंगे।
तो हाई कोर्ट का क्या चक्कर है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो वही है जो पहले हाल था कि जो हाई कोर्ट है वो अभी भी कॉमन हाई कोर्ट रहेगी लद्दाख के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विल हैव एन एडवोकेट जनरल टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो उनके पास एडवोकेट जनरल होगा जो उनको लीगल एडवाइस दे सकता है, ठीक है। नाउ द एडवाइजरी कमेटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी जो कमेटी है उसको अपॉइंट कर सकता है फॉर वेरियस पर्पस, फॉर एग्जांपल के लिए एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, या फिर कॉपरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। एंड जो भी इश्यूज़ हैं बिटवीन टू यूनियन टेरिटरीज़ की उसको रिजॉल्व करने के लिए, या फिर जो इशू रिलेटेड है जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ठीक है। जो भी इशू रिलेटेड है जम्मू कश्मीर के स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रिलेटेड, एक्सटेंट ऑफ लॉ क्या है वो देख लेते हैं। तो जो शेड्यूल लिस्ट है 106 सेंट्रल लॉ की, वो प्रोवाइड दैट विल मेड एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। जो डेट नोटिफाई की करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिस इंक्लूड इन द आधार कार्ड जो भी 2016 में पिनल कोड 1860 के अंदर और राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर, फर्दर इट इज़ रिपील्ड 153 स्टेट लॉ ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो वही है, अब जो भी जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, लद्दाख के अंदर जो सेंट्रल लॉज थे, ठीक है, वो सब अब अप्लाई हो जाएंगे कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर उसमें और लद्दाख के उसमें, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में करना कि आपको कैसा लगा। और मिलते हैं कि ऐसी कोई किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, थैंक यू।